अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अप फ्रंट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, पाकिस्तानी अदालतों में कई अहम केसेस ज़ेर समाअत हैं जिनके फैसले मुल्की सियासी सिमत मुतय्यन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो रिजर्व सीट्स हैं, इस हवाले से भी हमने देखा कि फ़ैसला महफूज किया गया था। आज एक मुशावरती इजलास हुआ, जो महफूज फैसला है उस पर मुशावरत की गई। दूसरी जानिब एक अहम फरीक यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जजेस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस हवाले से हम देख रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ात का बारहा इजहार भी किया जाता रहा। बानी PTI की जानिब से तहरीरी तौर पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है। ऐसी सूरत हाल में जो फैसले आएंगे उनका मुस्तकबिल क्या होगा और जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है उनमें कितने हक़ाइक़ भी हैं और क्या उनमें कितना वज़न भी है, आज के प्रोग्राम में इसी इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं पहले उनका तारुफ करवाता चलो। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर गौरी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं राना मुबशिर साहब, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। जबकि हमारे तीसरे मेहमान बैरिस्टर शुएब रज़ाक, माहिर कानून है और आइनी और कानूनी मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। सब मेहमानों का जी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। ये बताइएगा, जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, तो जो फैसले आएंगे उनका जो मुस्तकबिल होगा वो क्या होगा? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में आज अगर जजमेंट रिज़र्व हो गई है उसके बाद किया गया है तो ये तो मैं समझता हूँ ये टेक्निकली इस पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकता। दे शुड हैव डन इट एट द लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग के जनाब हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और हर बंदे को नज़र भी आ रहा था कि एक ख़ास किस्म की लाइन पकड़ी जा रही थी। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो ओवरऑल एटीट्यूड था वो यही सुनने में आ रहा था या नज़र आ यही रहा था कि मतलब आपने एक इसको मंतकी इंजाम तक नहीं लेके जाना। आपने अगर इस इशू को रेज़ करना था, और ये होता भी है हर बार, पटिशनर का राइट है कि जी आप उस इशू को रेज़ करें कि जी, लेकिन एविडेंस के साथ रेज़ करें। और दिस कुड हैव बीन डन इन ए बेटर वे, और ये अर्लियर भी किया जा सकता था। तो उसका अभी तो जजमेंट रिज़र्व हो गई है। अब आप हर बंदे को पता भी है, आपके साथ सीनियर लोग बैठे हुए हैं कि ये तो मामला जिस तरफ भी जाएगा, अब ये इसमें हर बंदे का अपना एक व्यू है। मेरी ज़ाती राय में 3-4 जो जजेज़ हैं, मुनीब अख्तर साइड के अतर मल्ला साहब जो हैं, ये बेसिकली आर्टिकल 17 की वो तशरीह करेंगे जो पाकिस्तान में पहले तशरीह हो नहीं सकी। उसमें राइट ऑफ एसोसिएशन है, राइट ऑफ ओपिनियन है, ये सारी बातें जो इलेक्शन से रिलेट कर रही हैं, जो एक बातें हो रही हैं कि जी इस मुल्क में मैंडेट क्या था, मैंडेट किस तरह चेंज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात हुई। तो ये इज़ गोइंग टू बी ए वेरी कम्प्रिहेंसिव जजमेंट। मुझे ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होगा, किसी को सीटें मिलेंगी या नहीं, लेकिन बहुत सारे मामलात जो इस मुल्क में 75 सालों से डिस्कस नहीं हुए, एज फार एज इलेक्शन रिगिंग इज कंसर्न, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इज कंसर्न, वो सारे मामलात मेरी उम्मीद है कि वो इस लेवल पे डिस्कस होंगे कि वो हमारे लिए मशले राह होंगे और आगे वाली आने वाले जो केसेस होंगे उसमें उनको ये ज़ाहिर तो ये लग रहा है कि फैसला मुतवक्का है वो नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह फुल कोर्ट के हवाले से इजलास भी बुलाया गया, मुशावरत भी की गई, उसे बज़ाहिर ये लग रहा है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका तो मिलेगा अगर ये मुतवक्का फैसला नहीं होता। देखिए, वजह ये होती है मुतफिका, ये तो कोर्ट का अपना मैंडेट है ना, ये तो आप मैंडेट कोर्ट से नहीं ले सकते कि वो मुतफिका फैसला करें या ना करें। एवरी जज हैज़ हिज ओन ओपिनियन। अब सिचुएशन ऐसी डेवलप हो चुकी है कि तकरीबन मोस्ट ऑफ द पीपल जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या जिनको थोड़ी बहुत कानून और आइन के बारे में थोड़ी बहुत उनकी समझ है, उनको पता है कि ये किस जज ने क्या जजमेंट देनी है, क्या ऑर्डर पास करना है, क्या उसका अपनी साइड होगी। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आई होप कि फुल बेंच में ना हर बंदे के पास ऑप्शन होनी चाहिए। और अगर ये यूनानिमस फैसला नहीं है, फुल कोर्ट का एक तरफ का फैसला नहीं है, तो आपके लिए बहुत बेहतर बात है कि हर बंदा अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, फिर आगे वो ओपिनियन जो है मैटर करता है। फैसला तो एट द एंड ऑफ द डे ये करना है ना कि उनको सीटें मिलनी है या नहीं। मैं एज ए बहुत ही हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये सोच रहा हूँ कि ये फैसला बहुत कम्प्रिहेंसिव होगा और इसके तहत आने वाले वक्तों में अगर कोई जुडिशल बात होती है रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन या रिगिंग ऑफ द इलेक्शंस, तो उसमें ये बातें बड़ी कम्प्रिहेंसिवली डिस्कस होंगी और उसमें लिखा जाएगा कि इसका नेक्स्ट टाइम में क्या असरात होंगे इसके। गौरी साहब, आप भी पूरी समातें देख रहे होंगे, तवील समातें हुई हैं, मुख्तलिफ सवालात भी उठाए गए, जजेस के रिमार्क्स भी आपके सामने हैं, तो क्या फोर्स ही कर रहे हैं, क्या फैसला आएगा और पाकिस्तान की जो आइंदा सियासत है उस पर इसके क्या असरात होंगे?
आदिल देखिए, शुएब साहब ने बड़ा उसको डिटेल तरीके से आपको बता दिया है। हमारे यहाँ चूँकि रिपोर्टिंग जो है अब उसमें इंतज़ार नहीं किया जाता कोर्ट्स के फैसलों का। हम ये जो डे टू डे ऑब्जर्वेशंस होती हैं जजेस की, उनको लेके और वो ये अंदाज़ा लगाना शुरू करते हैं कि कौन सा जज किस तरफ लीन करेगा। लेकिन कई दफ़ा जो है हमें फ़ैसला जो है वो उस तरह नहीं लगता जिस तरह बातचीत चल रही होती है कोर्ट रूम के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस। अब उस सूरत में कल जो फैसला होगा, जैसे रज़ाक साहब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है ना, कि आने वाले दिनों के अंदर इस जो भी फैसला आया उसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। जो लोग पिटिशनर्स हैं वो तो आने वाले दिनों का इंतजार नहीं कर रहे ना, वो तो उनके ख्याल में जो कुछ पीछे हुआ है वो तो उसको उल्टाने के मतलब उम्मीद के अंदर है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतनी इस लेवल पे पहुंच गई है कि वो ऐसा फैसला दे कि जो कुछ हो चुका है उसके बारे में अब नए केसेस सामने आए और मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाए पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन? इस वजह से कि ये हुकूमत जो इस वक्त बनी हुई है वो रोज़ ये करना चाहती है कि जी हम जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, और बड़ी डायर इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली की कीमतें, इन्फ्लेशन और ये वो, तो उसके पीछे जो सारा नेटवर्क है जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि या वहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है और बड़े लेवल के ऊपर हुआ है, और जो यानी ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनका जो चैलेंज है अब वो सिस्टम में नहीं बल्कि स्ट्रीट के ऊपर आ गया है। वहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती थी जो रिजल्ट्स जिस तरह की वोटिंग हुई है। तो ये सारे मामलात को देखते हुए एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला दे कि वो जो पिछला जो कुछ हुआ है उसको उल्टा दे। मेरा अपना ख्याल है कि शायद इस तरह ना हो, लेकिन हम ये कह भी नहीं सकते। हो सकता है कि सारे जजेस जो हैं अगर फर्ज किया वो समझते हैं, जिस शुएब साहब ने कहा कि आने वाले दिनों के लिए एक नई प्रेसिडेंट सेट करना चाहते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है आदिल कि क्या पाकिस्तान के जो मुख्तदर अदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिनो अन तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर ये एक ऐसा फैसला होगा जो मतलब लीगल बुक्स के अंदर तो जाएगा, लेकिन उसका असर जो है वो शायद पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम पे ना पड़े, लीगल जो है प्रेसिडेंट्स बेशक क्रिएट हो जाए। अच्छा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, रान साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं मिलती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या ऑप्शन बच जाएगा? क्योंकि पहले ही हम देख रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप जो है जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। तो ऐसे हालात में जो फैसला आएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑप्शन क्या बचती है? मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लोगों को पता चल चुका है कि फैसला उनकी फेवर में नहीं आएगा, और इसीलिए उन्होंने इस किस्म की यहाँ पे इंडिकेटर्स देने शुरू कर दिए, बल्कि रिटन ब्लैक एंड वाइट में लिख के दे दिया है कि उनको इस पे ट्रस्ट नहीं है जो चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। सो इट्स वेरी ऑब्वियस, और पता चल जाता है, जैसे कि सब लोग हम लोग पैनल में डिस्कस कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को पता चल जाता है कि डिसीजन क्या आएगा। 19-20 का फर्क जरूर हो सकता है, डिटेल में आ सकता है, उसमें कोई और ऐसे प्रेसिडेंट सेट हो सकता है, ठीक है, वो बातें सारी ठीक है, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के देने का मतलब तो ये है कि जनाब उनको कोई कहीं ना कहीं से कोई इंडिकेटर्स आए हैं पीटीआई वालों को कि फैसला उनकी फेवर में नहीं है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसके बाद क्या करना है। रिमार्क्स देखकर भी जजेस के वैसे आइडिया हो जाता है कि क्या फैसला आ सकता है वैसे, अगर अदालती कार्रवाई में देखा जाए। जी हाँ, बिल्कुल, रियलिटी चेक तो यही है कि जनाब सामने पता चल जाता है कि डिसीजन आना क्या है, क्योंकि अब तो बड़ी चीजें बड़ी आया हो चुकी है। जिस वक्त हम रिपोर्टिंग करते थे या जिस वक्त हमारे दोस्त आमिर साहब रिपोर्टिंग करते थे, उस वक्त जरा थोड़ा सा हम लोगों को जरा थोड़ा मुश्किल होती थी समझना कि फैसला क्या आएगा, और जब तक फैसला नहीं आता था उस वक्त तक तो हम रिपोर्ट भी नहीं करते थे। मॉरली और एथिकली वी वर बाउंड टू लाइक स्टिक टू द डिसीजन। डिसीजन पे हम उसके कर सकते हैं कि जनाब डिसीजन गलत था, ठीक था, गलत जो भी है, लेकिन देन अगेन जो डिसीजन आता था उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करते होते थे, पहले हम नहीं करते होते थे क्योंकि एथिकली ठीक नहीं था। ये हमारी जो जर्नलिज्म के नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक वो ठीक बात नहीं होती। बट एनीवेज अभी तो खैर टाइम्स हैव चेंज और यहाँ पे डिसीजंस ऑब्वियस हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो मेरे ख्याल में पीटीआई इज मेंटली प्रिपेयर्ड और दे नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम, और उनको पता है क्या फैसला आना है, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा, देर से लिखा, जल्दी लिखा, लेकिन मेरे ख्याल में उनको पता है कि फैसला क्या आना है, इसीलिए वो जनाब चीफ जस्टिस साहब के लिए उन्होंने लेटर लिख दिया कि वी डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन हिम, या जो भी वर्ड्स यूज किए उन्होंने।
वो सबके सामने है। अगर ये फैसला पाकिस्तान तहरीक साहब के हक में नहीं आता तो पाकिस्तान तहरीक साहब जो एक ओपोजिशन एक हम देख रहे हैं तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है मौलाना को मिलाकर, क्योंकि मौलाना के पास भी 13 सीट्स हैं, वो अगर उनको मिल जाएंगी तो मौलाना किस तरह मतलब सीट्स भी ले लेंगे और इनके साथ भी चलेंगे, तो ये मामला ओपोजिशन के कैसे आगे चलेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बता सकता हूँ जो इनसाइड न्यूज है। इनसाइड न्यूज ये है कि मौलाना साहब के साथ अभी तक कोई फाइनल डिसीजन पीटीआई का नहीं हुआ कि वो मिल के बाहर निकलेंगे या जो स्ट्रीट पावर है मौलाना साहब के पास उसको जनाब वो टैप करेंगे पीटीआई वाले। अभी तक कोई डिसीजन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ये 14 साल के मसले मसाइल है बिटवीन मौलाना साहब एंड इमरान खान साहब के। सो 14 साल के जो मसले हैं, 14 साल के जो इश्यूज हैं, वो ओवरनाइट खत्म नहीं हो सकते। सो एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, और अगर हो गया तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द सिटिंग गवर्नमेंट, क्योंकि स्ट्रीट पावर है, दोनों के पास है। और इस वक्त जहां पे सिर्फ अगर कहा जाए कि सिर्फ इमरान खान साहब अकेले निकलेंगे, यानी कि पीटीआई अगर अकेली निकलेगी या उनकी जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है वो लेके लोगों को बाहर निकलेगी, वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल नजर आता है। लेकिन अगर मौलाना साहब मिल जाते हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस सिचुएशन फॉर द सिटिंग गवर्नमेंट। और लेकिन फिर देन अगेन 14 साल के मसले मसाइल, वो मौलाना साहब क्या कहते रहे, इमरान खान साहब क्या कहते रहे उनके बारे में, वो चीजें अभी तक किसी जगह पे सेटल डाउन नहीं हुई है। लेकिन वो तो उसको कहते हैं वो सियासी बयानात थे, उस टाइम जो हालात थे उसकी मुताबिकत के साथ वो सारे बयानात दिए गए। आमिर गोरी साहब, क्या लग रहा है ये अलायंस बन जाएगा? अगर बन जाता है तो हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात ये पैदा कर सकते हैं? मौलाना, जिस तरह ज़राए से खबरें भी आ रही हैं कि पीटीआई को उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि असम्बलियों से बाहर आकर तहरीक चलाएं। देखें, एक छोटा सा फिक्रा जो है, जो पिछली दफा आपने सवाल पूछा था उसमें ऐड करते हैं कि जो अदालतें हैं ना, वो रिमार्क्स वो पास करती हैं जो अवाम को पसंद हो, और फैसले वो देती हैं जो मुक़्तदरा को पसंद हो। ठीक है ना? और ये एक तारीख है पाकिस्तान की, तो इंतज़ार कर लेते हैं इसका कल तक का। लेकिन ये जो आपका नया सवाल है, देखें जिस तरह मुबश्शिर कह रहे थे ना, मैं उसको थोड़ा सा और आपके लिए जो है आसान कर देता हूँ। हमें ये पता है, अब सिर्फ 14 साल से नहीं बल्कि हो सकता है 40-45 साल से हमें ये पता है कि मौलाना साहब की सियासत जो है ना वो कहाँ जुड़ी हुई है। और जो कुछ पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी पीटीआई की, उसमें उनके साथ सलूक होता रहा है, और जो उनको उम्मीदें थी मौलाना साहब को कि केपी के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर वो जो है शायद उनको उनके जुस्से से ज़्यादा जो है हिस्सा मिले, वो नहीं मिला। तो हो सकता है कि वो एक स्ट्रैटेजी के तहत इमरान खान साहब की पार्टी जो है पीटीआई को एक ऐसी तंग गली में ले जाएं जिसके अंदर से उसके लिए बाहर निकलना जो है थोड़ा सा और मुश्किल हो जाए। पॉलिटिकल जो टैक्टिक्स हैं एक ऐसे वक्त में जबकि लीडर जो है वो इनकार्सरेशन में है और जो बाहर उसकी लीडरशिप है वो कंप्लीटली इस वक्त जो है ना डिसॉल्व हुई है। जो लीडरशिप नजर आती है ना, जिसको हम टेलीविजन पर प्रोग्राम्स में बैठ के देखते हैं, इस बेचारी लीडरशिप का तो आज से 2-4 साल पहले कहीं वजूद तक नहीं था। तो उस सूरत में ये सारा का सारा जो है, अगर पीटीआई की जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वटेवर वो उसको मिलती है या नहीं मिलती, उसको यूज करके अगर मौलाना साहब अपनी पार्टी के लिए जो है ना थोड़ा सा वेट बढ़ाना चाहें तो वो एक पॉलिटिकल टैक्टिक के तौर पे अपने लिए फायदा देखेंगे। उसमें पीटीआई के लिए कोई फायदा नजर नहीं आएगा हमें। और उसमें ये जो अलायंस है ना, देखें अब से लेके और सितंबर तक जो सड़कों का हाल है उसमें जलसा जुलूस करना अब कभी भी नहीं हुआ यहाँ इस मुल्क के अंदर। और फिर अगर लीडर जो है वो मौजूद नहीं है तो फिर कितने लोग निकलेंगे? मेरा ख्याल है कि वो धमकियां जो हैं वो एक स्ट्रेटजी के तौर पे तो इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुश्किल है। जो साबका लोग एक्टिव हुए हैं मौजूदा लीडरशिप के हवाले से, आप भी बात कर रहे हैं कि उस तरह से एक्टिव नहीं है, लेकिन साबका लोग एक्टिव हुए, वो कहाँ से एक्टिव हुए? खुद से एक्टिव हुए कि हालात देख रहे हैं कि हो जाना चाहिए, उनको बाहर आ जाना चाहिए? तवील खामोशी के बाद हम देख रहे हैं फवाद साहब भी सामने हैं, दीगर लोग शीरी मजारी जो है उन्होंने भी इंटरव्यू दे दिया। तो क्यों ये टाइमिंग बड़ी अहम है इनकी बाहर आने की? देखें, फवाद साहब को तो जो है छुट्टी मिल गई है बाहर जाने की, ठीक है ना, गर्म मौसम है, वो कब जाएंगे कब वापस आएंगे हमें नहीं पता। जो बाकी लोग हैं वो खुद देखना, इमरान खान साहब का जो जेल से बयान आता है कि जो लोग छोड़ के गए हैं उनकी वापसी के रास्ते उन्होंने बंद किए हुए हैं। जो इस वक्त लीडरशिप बैठी है उसकी किसी किस्म की नेगोशिएशन जो है वो रावलपिंडी के साथ नहीं है। वो मतलब इस वक्त की जो हुकूमत है उसके साथ बात करना ही नहीं चाहते। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और वीक सिचुएशन है यहाँ पर पीटीआई के लिए कि उसकी जो लीडरशिप है ना उसमें जो लोग वापस आना चाहते हैं, देखें वो उन लोगों ने अपना पॉलिटिकल फेस लूज किया हुआ है। और जो 2018 के अंदर लोग आए थे उसमें से बहुत से लोग जो हैं वो ना सिर्फ छोड़ चुके हैं बल्कि कई और पार्टियों में जाना चाहते हैं। तो उस सूरत में जो पार्टी है वो तो उसकी तो सिचुएशन बहुत वीक है। जो वाहिद तुर्ब का पत्ता उनके पास है वो इस जेल के अंदर है। ठीक है,
बैरिस्टर साहब, आप देख रहे हैं सूरत केसेस हैं, मुतअद्दिद केसेस हैं बानी पीटीआई पर, पार्टी पर। इन केसेस में कौन सा केस ऐसा जिस पर खासा आपको दम लग रहा है कि दम है? हमने देखा साइफर हो, दीगर मामला हुआ, उनको मिल गई, जमानत मिल गई। आज जिस तरह केस की समाअत हुई 190 मिलियन पाउंड केस की, तो कौन सा केस ऐसा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई खसूसन उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? देखिए, मुश्किलात तो मैं अब कुछ स्टेटमेंट ऐसी दूंगा। मेरा सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लगा हुआ है, तो मैं ज़रा कोशिश से स्टेटमेंट दूंगा। उसमें इशू ये है कि बड़ा सैडली कहना पड़ रहा है कि जो कोर्ट्स हैं उनकी वो फ्रीडम नहीं है जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जाओ जिसका मैंडेट उनको आइन ने दिया हुआ है। अब इसमें ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट हैं, कानून और आइन के अगेंस्ट हैं। आपने किसी बंदे को चांस नहीं दिया हुआ। कौन सी एविडेंस आपने एक्सेप्ट कर ली? कौन सी एविडेंस है जो पिटिशनर के हिसाब से, अक्यूज के हिसाब से बहुत वाइटल है, उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया? तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं। मैं तो कहता हूं कि देखें, आपने 18वीं तरमीम के बाद जब आपने 10A राइट टू फेयर ट्रायल दे दिया था, तो उसके कॉन्सेप्ट को कम से कम 2-4% तो लागू कर दें। वो तो हो नहीं रहा। मैं मेरिट्स या डीमेरिट्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस बात पे बात कर रहा हूं कि कानून, आइन और प्रोसीजर के तहत तो आप ट्रायल को कंडक्ट करें ना। देखिए, आपके ही कुछ लोगों के मतलब मीडिया के लोग हैं, दे आर नॉट इन द कंट्री, उनको आपने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दी है, उनकी जायदादें आपने कुर्क कर दी हैं। और जो एब्सकॉन्डर किसी को डिक्लेयर किया है, वो जो कानून है, आइन है, प्रोसीजर है, जिसके तहत, जिस कानून के तहत आप किसी को एब्सकॉन्डर या भगोड़ा डिक्लेयर करते हैं, उस कानून को आपने फॉलो नहीं किया हुआ। मैं विदाउट मेंशनिंग एनीवन्स नेम। तो वजह ये हो रही है कि इमरान खान के केसेस में मैं किसी चीज़ में ये बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन कम अज़ कम आप ये तो करें ना, आप ये तो करें कि कानून, आइन और प्रोसीजर को फॉलो करें। जो एविडेंस वो पेश कर रहे हैं उसको सुने, जो एविडेंस उनके खिलाफ है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त दें। आप एक ही दिन में अपॉइंट कर देते हैं प्रोसिक्यूटर, आप उनको कानून का एक वकील भी दे देते हैं, जो मतलब इतनी मज़क्का खेज प्रोसीजर की इरेगुलरिटीज़ कमिट हो चुकी हैं ट्रायल के अंदर, इवन अपील के अंदर, कि उसको देखते हुए आपको बड़ी हैरानगी हो रही है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि एक बंदे को कहा गया कि जी हमने आपको एब्सकॉन्डर के ये आप भगोड़े हैं। उसमें पुलिस वाला एक स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं एक ही दिन में बावल नगर गया, फिर वहाँ से मैं आज़ाद कश्मीर मीरपुर गया, फिर वहाँ से मैं पिंडी आया, और उन तीनों के नाम मैंने डिक्लेयर किए, चस्पा किए, और फिर मैं वापस आके अदालत में बयान भी दे गया। तो हम उसको सिर्फ ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक दिन में तुम बावल नगर, मीरपुर और वेस्टर्न भी पहुंच गए, और फिर अदालत में आके बयान भी दे दिया तुमने। तुम क्या किस हेलीकॉप्टर पे थे या F-16 पे थे? अब वो एविडेंस भी अदालत ने एक्सेप्ट कर ली है। तो इस किस्म की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो प्रोसीजर को, जिसका प्रोसीजर से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका कानून और आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब ऐसे प्रोसीजर होंगे, ऐसी बातें होंगी, तो आप क्या जज कर सकते हैं कि कौन सा केस आपको कन्विक्ट कर सकता है और कौन सा केस आप उसमें बरी हो सकते हैं? क्योंकि जहां तक मेरिट का ताल्लुक है, मेरिट की तो वायलेशन इस लेवल पे हो रही है कि 10A की वायलेशन, जो फंडामेंटल राइट है आपका, कि आपको राइट टू फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, उसको हमने बड़ा सेलिब्रेट किया है। अदालतों ने जजमेंट दे दे के मतलब ढेर लगा दी हैं। उसकी वायलेशन इतनी मतलब डेयरिंगली कर रहे हैं और ग्लेयरिंगली कर रहे हैं। आज की जो जस्टिस गुलशन औरंगजेब के जो रिमार्क्स है, वो भी आपने सुने होंगे कि वो अपने किस तरह तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। एक तरफ जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं, जजेस हैं वो अपने ट्रायल और बाकी मामला, अदालती मामला को लेकर अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ये भी सारी चीज़ें इस मुल्क में हो रही हैं। अब एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। ब्रेक का पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जो मुश्किलात हैं उनको कैसे कम कर सकती है। ब्रेक की जानिब। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़ी सियासी जमात है, अपने लिए मुश्किलात कैसे कम कर सकती है। रान साहब, ये बताइएगा, आप देख रहे हैं सूरत हाल, पॉलिटिकल स्पेस पीटीआई कैसे अपने लिए पैदा कर सकती है? अभी देख रहे हैं हालात मुश्किल हैं, केसेस हैं, क़यादत अंदर है, जो लीडरशिप है वो उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये मामला कैसे बेहतर कर सकती है अपने लिए? देखिए, एक मसला जो है उसको जरा जहन में जरूर रखें कि लीडरशिप तो चले इस वक्त जेल में है ना, जरा थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, और जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त भी यही क्राइसिस था कि उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग थे,
हम यही तनकीद किया करते थे, इसी तरह बैठ के तनकीद करते थे कि उनके पास जो लोग हैं वो एज सच एक्सपीरियंस्ड नहीं है या उनको नो हाउ नहीं है हाउ टू रन द गवर्नमेंट। सो वो एक इशू उस वक्त भी था, एक इशू इस वक्त भी है। लेकिन वो जो लोग उनके दाएं बाएं थे वो पहले मुख्तलिफ हुकूमतों में रह चुके थे, मुख्तलिफ जमातों में रह चुके थे, कम से कम सियासी तौर पर उनको थोड़ा सा शऊर था, मैच्योर थे। लेकिन जो अभी लोग आए तो बिल्कुल नए चेहरे हैं। देखिए अब ये डिसीजन हमने तो नहीं लेने ना आपने लेने हैं। अब लोग कैसे रखने हैं, किस किस्म के होने चाहिए जो लेके लीडर को आगे चल सके। देखिए लीडर के पास पॉपुलैरिटी है, इमरान खान के पास पॉपुलैरिटी है, इमरान खान के पीछे लोग चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाहर इस वक्त निकलने के लिए तैयार नहीं है। उनके इश्यूज बड़े सीरियस है। अनटिल अनलेस इमरान खान हिमसेल्फ कम्स आउट और वो लीड करे वो हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो क़यादत है, ठीक है, उनके आधे से ज्यादा चेहरे तो ऐसे हैं जिनको लोग जानते ही नहीं है, ठीक है, और कई लोग ऐसे पुराने पीटीआई के हैं, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देम और वर्किंग विद देम और इवन कम्युनिकेटिंग विद देम। सो एक इशू है, एक सीरियस इशू है। लेकिन बार बार वही कहता हूँ कि ठीक है, जो छोटी ऑप्शंस रह जाती हैं या इमरान खान जो कि हु इज लेफ्ट विद लाइक वेरी लिटिल ऑप्शंस बिकॉज ही इज इन जेल, तो जो लोग उनको मिल रहे हैं, जो उनका पर्पस सर्व कर सकते हैं, ही इज ट्राइंग टू यूटिलाइज देम। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन ये कहा जाए कि उनके पास कोई बंदे नहीं है, और यहाँ पे देखिए हर बंदे ने चार अलग यहाँ पे दुकानें खोली हुई है। और वो क्या है, मतलब एक अपनी कहानी लेके बैठा है, दूसरा अपनी कहानी लेके बैठा हुआ है। और ये इश्यू जो है, ये इससे पीटीआई वीक हो रही है, इससे कोई और वीक नहीं हो रहा। ये सर्व कर रही है पर्पस हुकूमत का, क्योंकि ये अलग अलग इनके जो इश्यूज हैं, आपका ग्रुप बंदी का शिकार है। आमिर गौरी साहब देखें, पीटीआई जो है इंटरनल पॉलिटिक्स, इन हाउस बहुत सी चीज़ें ठीक होने को हैं। हुकूमत का एक बड़ा हरीफ जो है वो जेल में है, कोई बड़ी तहरीक भी हमें चलती हुई नजर नहीं आ रही। तो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हुकूमत के लिए जो चैलेंज है ना, वो तो सबसे बड़ा इकॉनमी जो है उसको दोबारा से रेल्स के ऊपर लेके आना है, और उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, और वो पैसे जाके मांगना चाहती है आईएमएफ के साथ। अब आईएमएफ की पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ पाकिस्तान से जुड़ी हुई नहीं है। हम आमतौर पे सिर्फ और सिर्फ एक इशू को जो है वो अपने मिलियो के अंदर, अपने जो है फोकस के अंदर देखना चाहते हैं। आईएमएफ जो है वो एक्सटेंशन है अमेरिका की, जो आप समझिए फॉरेन पॉलिसी के एक बहुत बड़े टूल के तौर पे। और पाकिस्तान जो है इस वक्त उसको जो सीसॉ सिचुएशन है ना, कि पाकिस्तान ने बीजिंग की तरफ जाना था, सीपैक, और जो उम्मीदें दिखाई गई थी उस तरफ, या अमेरिका जैसे 60 साल तक उसकी इकोनॉमी को चलाया है, मदद किया है, चाहे उसके लिए हमने जंगें लड़ी हैं। अब उस सूरत में पाकिस्तान इज फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है ना। और उस सूरत में अगर फर्ज किया आपके पास जेब में पैसे नहीं है, और पैसे जो हैं वो आपके जो कर्जे हैं उनको वापस करने के लिए जा रहे हैं, और जो आप टैक्सेस हैं, जो सख्त टैक्सेस हैं वो लगाने के लिए तैयार नहीं है, और आवाम जो है उसकी कमर तोड़ रहे हैं आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन से और डायरेक्ट टैक्सेशन से। जब भी बात आती है ना टैक्सेस की, तो लोगों को शायद ये पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 60%, मेरा ये ख्याल है कि 60% वो लोग जो मजदूरी करते हैं ना, वो इतनी पैसे कमाते ही नहीं है कि वो टैक्स नेट के अंदर आ सकें। मतलब 50,000 रुपये महीना कमाने वाले लोग मुझे तो कम से कम नजर नहीं आते। वो जो गरीब जो बेचारे, जिनका एक बेपना तादाद जो है सारे शहरों में और सारे गाँव में है। तो ये जो सवाल है कि टैक्सेस के जरिए पैसे उठाएंगे, देखें इकोनॉमी चलती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से और आपकी एक्सपोर्ट से। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो प्रीटी मच बिल्कुल स्टेगनेट हुई हैं, और दूसरी तरफ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक नहीं आती जिसका सबसे बड़ा जो है वो आप समझें कि हमने देख लिया एक सबूत कि जब चाइनीज़ वजीर यहाँ आए हैं, वो बैठ के यहाँ आपको इतनी बड़ी जो है वो बात सुना के चले गए कि भाईजान अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अपनी सियासत जो है ना उसके अंदर ये जो गमो गुस्सा एक दूसरे के खिलाफ टांगे खींचने का और जो अदारों के साथ लड़ाई है इसको ख़त्म करें। अपने मुल्क को पैरों पे खड़ा करने के लिए आपको सबसे पहले अपने रवैये चेंज करने पड़ेंगे। तो जो आपने कहा ना कि हुकूमत का सबसे बड़ा टेस्ट क्या है, हुकूमत का टेस्ट ये है कि वो इस वक्त इंतहाई अवाम के लेवल पे इंतहाई अनपॉपुलर हुकूमत है, और अनपॉपुलर हुकूमत होते हुए उसी अवाम के लिए उसको चीज़ें डिलीवर करनी है। तो ये जिस तरह आपने कल देखा, दो जो फैसले आपने देखे, एक जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आया और दूसरा पंजाब की हुकूमत की तरफ से आया, कि उनके लिए जो बिजली का बिल है अवाम के लिए, और उसके अंदर जो भी इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब होते हैं नहीं होते, ये शॉर्ट टर्म है, ये मीडियम टर्म जो स्टेप है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ किया आपकी हुकूमत जो है उसको अवाम में ट्रस्ट नहीं है, तो यू विल टेक 5 to 10 years टू डेवलप और रीडेवलप दैट ट्रस्ट।
वो आपके पास टाइम है या नहीं है, वो पैसे हैं या मतलब नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि लंबा अरसा हुकूमत सस्टेन करे, पॉलिसीज चले तो फिर जाके चीजें बेहतर हो सकती हैं। मतलब यहाँ लेके हुकूमत को खुद मालूम नहीं है कि कितना टाइम चलना है उसने। नहीं देखे ना, वो तो सैडली इस मुल्क में कभी किसी हुकूमत को पता नहीं लगा। वो हुकूमतें जिन्होंने 2/3 मेजोरिटी जीती थी ना, वो भी अपना वक्त पूरा नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम फोर्सेस जो डिसरप्ट करने वाली फोर्सेस हैं, उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता चैलेंज जो है वो उनके दरवाजे के ऊपर आ गया है। इस वक्त वो तमाम फोर्सेस, आमतौर पे किसी आदमी से पूछें कि नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी किस वजह से क्रिएट की गई थी, इसलिए कि उनको जो भुट्टो फैक्टर था उसको न्यूट्रलाइज करना था। नवाज शरीफ जब पॉपुलर हो गए तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इमरान खान को दरम्यान में लाया गया। 1996 से लेके 2011 तक इमरान खान पॉपुलर लीडर नहीं थे, ठीक है ना। 2014 के बाद जो कुछ हुआ है वो हमें पता है, सारे लोगों के सामने है। सवाल ये है कि अगर फर्ज किया अब पाकिस्तान की जितनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर उनका मुल्क के अदारों के साथ एक हिस्ट्री है नाराजगी की, लड़ाई झगड़े की, तो मेरा ख्याल है कि सारे लोग जो है ना, उनको दे नीड टू स्टेप बैक फ्रॉम देयर पोजीशंस एंड देन जो भी हुकूमत बनती है उसको, हुकूमत बेशक बदलती जाए, जो पॉलिसीज हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। उनकी जो सस्टेनेंस, मुल्क जो है, जिस वक्त आप देखें ना, जो बाहर के लोग इस मुल्क में आना चाहते हैं वो सबसे पहले क्या पूछते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए सॉवरन गारंटीज मौजूद हैं कि नहीं है। अब वो सॉवरन ही अगर चेंज हो जाए हर 2 साल 2.5 साल के बाद, तो हु विल ट्रस्ट? और फिर जो पैसे देने वाले लोग हैं वो फिर अपनी शराइत पे पैसे वापस मांगने शुरू करते हैं। इफ यू डू नॉट हैव एन इकोनॉमी व्हिच इज वर्किंग, हाउ विल यू बेसिकली वर्क इन एन इंटरनेशनल इकोनॉमी जो ऑलरेडी मुश्किल में है? तो मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत का प्रॉब्लम वो ये है कि एक तो दोनों बड़ी पार्टीज जो बैठी हुई हैं वो पूरी की पूरी एक पेज पे हैं या नहीं है, वहां पे पुश एंड पुल है। जो दूसरी पार्टी दरमियान बाहर निकली हुई है जिसके साथ बहुत बड़ी आवाम की तादाद थी, वो उनके साथ है या नहीं है। और ये पंजाब और सिंध का मामला है, बलूचिस्तान और केपी को हम उस पर डिस्कस ही नहीं कर रहे, इस वजह से कि वो न्यूज प्रोड्यूसिंग एरियाज वहां पे इंतहाई बुरी सूरत हाल है। अगर हर रोज आपके जो फौजी हैं वो शहीद हो रहे हों और जो इमेजेस हैं आप दे रहे हैं कि आपका आर्मी चीफ और आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने अफसरों के कॉफिन जो है वो कैरी कर रहे हों, हु विल ट्रस्ट दिस कंट्री? आई थिंक पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो पावरफुल लोग हैं, दे नीड टू सीरियसली थिंक कि जो मैसेजेस वो भेज रहे हैं दुनिया को, वो किस किस्म के मैसेजेस हैं। बात करने से कोई ट्रस्ट नहीं करेगा आपके ऊपर, एंड दैट इज द बिगेस्ट ट्रबल फॉर दिस गवर्नमेंट और फॉर एनी गवर्नमेंट फॉर दैट पर्पस। ठीक है, बस साहब आप आईनी और कानूनी मामला देखें, सियासी मामला में जरा गुफ्तगू फरमाएं ना, जरा बताएं कि सियासी जमातें क्या ऐसा करें जो जिस तरह बात कर रहे हैं पैनलिस्ट कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है उसका खात्मा हो सके। देखें, जो डिसीजन मेकर हैं इस मुल्क में, सबसे पहले तो उन्होंने फैसला करना है ना जी। सबसे पहले उन्होंने फैसला करना है कि इस मुल्क का करना क्या है। उन्होंने मतलब आप डिसाइड कर लें ना, मैं तो उनको कहता हूँ आप डिसाइड कर लें, खत्म कर दें सारा कुछ। आप यू टेक चार्ज एंड यू टेक चार्ज फ्रॉम द फ्रंट। आपको हमेशा कोई ना कोई पपेट मिल जाता है, ये तो आपकी हिस्ट्री है ना। कभी आपको नवाज शरीफ पपेट मिल जाता है, कभी मिल भी जाते, बन भी जाते हैं ना लोग। दोनों साइड से मामला हो रहे हैं ना कि पपेट मिल भी जाता है और पपेट बन भी जाते हैं लोग। जब बात बाहर आते हैं हुकूमत से तो यहाँ पर कभी वोट को इज्जत दो, तहरीकें चलाते हैं, एक बयानिया बनाते हैं, लेकिन जब पावर मिलनी होती है तो चुप करके सारी चीजों पे सरेंडर भी कर देते हैं। तो उसकी वजह ये है ना, उसका एंड रिजल्ट ये है कि एट द एंड ऑफ द जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का इदराक तो होना चाहिए कि कहाँ तक आप लेके जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि उनको इदराक है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट भी है कि वो किस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं तो फैसला करना है। तो वो फैसला नहीं हो रहा। फैसला किस चीज़ पे हो रहा है? पर्सनल विम्स पे हो रहा है। आपको एहसास ही नहीं है। और मैं ये एक बंदे की बात नहीं कर रहा, जिस तरह मेरे भाई अभी बता रहे थे कि हर बंदा अपनी जात से आगे जा ही नहीं रहा, उसको कोई एहसास नहीं है। और मजे की बात है, ये जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, उनके मसाइल मेरे और आप वाले नहीं हैं। दीज पीपल आर सोर्टेड, उनकी औलादें सोर्टेड हैं। पाकिस्तान जिधर मर्जी चला जाए, दे आर नॉट गोइंग टू बी स्लाइटली अफेक्टेड। और सैडली दे आर डिसीजन मेकर्स। और वो डिसीजन मेकर्स भी ऐसे बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे डिसीजंस कर रहे हैं कि किसी को भी देखे ना, मेरे घर में अगर आग लगी हुई है तो मैं तो 2-4 चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करूंगा, 2-4 चीज़ों को सोच के बैठूंगा कि मैंने अपने घर को, अपने ख़ानदान को आगे लेके चलना है। जब डिसीजन मेकर का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो ये सिर्फ इस बात पे बिलीव कर रहा है कि मुझे उसने ये कहा, मैंने उसको ये कहा, मेरी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है, मेरी अथॉरिटी चैलेंज हो जाएगी तो इसका इफेक्ट ये होगा, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। आप मेरी, इट्स नॉट अबाउट योर अथॉरिटी, इट्स अबाउट 25 करोड़
और 25 करोड़ की जिंदगी क्या है? उनकी कोई जिंदगी नहीं है, उनका कोई राइट नहीं है, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, उनके पास बच्चों की, आप बिजली की बिल की बात कर रहे हैं, दे हैव नथिंग लेफ्ट। आप उनको और कितना सारा करेंगे? और एक और बात, बड़ी सैड बात है कि हम इस हद तक आदी हो गए हैं इस जबर के कि हम आवाज भी नहीं उठा रहे, और किसी न किसी जगह, और आप यकीन करें, आपने गैलप का सर्वे देखा है, मोर देन 90% पाकिस्तानी जो है यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। ये सूरत हाल हो गई। आमिर साहब, आप कोई कमेंट करना चाह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि जिस तरह शुएब साहब कह रहे हैं कि देखें, ये जो चीज़ है ना कि उस अदारे को सोचना चाहिए। जी नहीं, पाकिस्तान का आइन वो बड़ा क्लियर है कि हुकूमत किसके पास होगी। पाकिस्तान के कवानीन बड़े क्लियर है। अगर सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर साहब जो हैं उनको पता है कि कोई भी मुल्क, देखें सारे दुनिया के अंदर जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट्स मुल्क नहीं चला रही जहाँ तरक्की हो रही है, ठीक है ना, लेकिन वो मुल्क जो है वो रिटन लॉ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। रिटन लॉ पसंद नहीं है, उसको आप चेंज कर लें, उसका एक तरीका है। लेकिन ये नहीं होगा कि एक जो अदारा जो है जिसका जो काम नहीं है उसके लोग वो काम करने के ऊपर जो है ना वो मुसर हो जाए कि भाई ये हमने करना है, हमने इस मुल्क को अंदर भी संभालना है, बाहर भी संभालना है। ये नहीं हो सकता, इसलिए कि जो कानून लिखा हुआ है उसके तहत वो लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ काम करने के पाबंद हैं। और इस तरह पाबंद हैं कि वहां पर एक जो ऊपर सेक्रेटरी बैठा हुआ है, उसके ऊपर जो मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसके ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो उनके पास पावर है ना, वो जवाबदेह हैं। तो वो तमाम लोग जो जवाबदेह हैं सिस्टम के तहत, उन्हें काम करने दें। जो जवाबदेह नहीं है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी अपने सिर ले लेंगे तो देखें वो ऑलरेडी उनकी प्लेट के ऊपर बहुत कुछ है, ठीक है ना। और अगर आप अपना चैलेंज खुद बढ़ाएंगे, इस वक्त मैं फिर वो बता रहा हूँ ना कि वो तमाम, आप मुझे बताएं ना कितनी दफा हम डिस्कस करते हैं कि बलूचिस्तान में एक्चुअल सिचुएशन क्या है, ठीक है ना। ये कहते हैं ना कि वहां पर ये हुआ है, वो हुआ है, अच्छा फिर टोकनिज्म के यहाँ पर हमने इतने लोगों को लैपटॉप दे दिए हैं, इतने लोगों को हम सोलर पैनल दे देंगे। ये उनके इश्यूज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है, जिंदगी रुक चुकी है। जिस तरह शुएब साहब ने कहा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर फर्ज किया हम ये बात मान लें कि इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत की लकीर के नीचे लोग हैं वो 45% हैं, फर्ज किया। अब गुर्बत की लकीर का मसला ये है कि दुनिया ये कहती है कि जो लोग $1 डे से कम कमाते हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। आप ऐसे करें उसको $2 पे ले जाएं तो पता लगेगा पाकिस्तान की 80% आबादी जो है वो गरीब आबादी है। और उस गरीब आबादी जो है वो टैक्स तो दे नहीं सकती, अगर वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकती, यानी दाल रोटी नहीं खा सकती, ठीक है ना। बहुत मुश्किलात हैं। और जो बिजली के जो भारी भरकम बिल्स हैं, जो उनमें टैक्सेस लगाए गए हैं, डायरेक्टली जो हुकूमत के टैक्सेस लगाए गए, वो खासे ज़्यादा लोग जो है इस टाइम चीख रहे हैं। सर प्राइम मिनिस्टर ने आज खुद इजलास में कहा बिजली के बिलों की वजह से आवाम चीख रहे हैं। लेकिन आवाम ये भी क्वेश्चन करती है, नहीं पॉलिसीज़ तो आप बना रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां साहब पाकिस्तान आए थे, सीनियर थे, मतलब 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, लग रहा था कि उनकी पॉलिसीज़ को यहाँ पर बनेगी, आगे जाके हुकूमत कुछ बेहतर जो है डिलीवर करेगी ताकि एक आम आदमी को रिलीफ मिले। लेकिन हम देख रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो है मंजर आम से गायब है। पंजाब के हवाले से इजलास होते हैं, वहाँ नजर आते हैं, मरकज़ में कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। राना साहब कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है मुहर्रम के बाद मुतारिक होंगे, किसके खिलाफ मुतारिक होंगे सर? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये तो मेरे ख्याल में उन्होंने आपे भी नहीं पता होना किसके खिलाफ मुतारिक होना उन्होंने। लेकिन एनीवेज इस वक्त देखें ये सिचुएशन जो है ना बहुत सीरियस है, और मैं इसको बार बार इस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ आपको कि यार थिंग्स आर नॉट वर्किंग एंड, और ये अगर इसी तरह स्टेलमेट रहा, इसी तरह इश्यूज रहे, तो देन इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस इशू और सीरियस सिचुएशन बन जाएगी, और उससे बाहर निकालना किसी के बस का नहीं होगा। और कोई इसको फिर इस बंद गली की तरफ जिधर हम जा रहे हैं उससे बाहर निकलना या निकालना किसी पॉलिटिशियन या किसी भी बंदे के हाथ में नहीं होगा। सो द सूनर द बेटर। अगर आप बैठ जाए, सारे बैठ जाए, फौज वाले बैठे, जुडिशरी वाले बैठे, आप जहाँ पॉलिटिशियन जो बड़े बड़े लीडर हैं वो बैठ जाए, और एक मेरे ख्याल में एक प्रॉपर तरीके से एक जॉट डाउन करके चीजें उस पे अगर आप बात करें, कितने देर लग जाएगी? हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा। लेकिन आप बैठ के अगर एक इशू को सॉर्ट आउट कर लेंगे तो मेरे ख्याल में फिर कोई थोड़ा सा कुछ चांसेस हैं कि ये जो आप फिगर दे रहे हैं ना, मोर देन 90% पीपल ऑफ पाकिस्तान दे वांट टू लीव द कंट्री। सो वो फिर उसमें थोड़ा से कोई होप शायद आपको नजर आ जाए, कोई लोग रुकना चाहें, हो सकता है उसमें से लोग रुकना चाहें। बट
अगर नहीं करेंगे आप इस तरह और इसी तरह चलते रहेंगे काम जो जिस तरह चल रहा है, ही सेड शी सेड स्टेटमेंट जर्नलिज्म चलती रहेगी दोनों तरफ से जनाब, वो इल्जाम तराशियां चलती रहेगी। उन्होंने अपने दौर में ये किया, उन्होंने महंगे कर्जे महंगे ले लिए, मतलब ये भी अलमिया आ गया इस मुल्क का कि आपने कर्जे महंगे कर्जे ले लिए, मतलब यहाँ तक बातें इल्जाम तराशी होती रहेगी, आवाम के बारे में कोई नहीं सोचेगा। देखें अभी जो डिसीजन मेकर्स है ना, अवाम का मसला ये है कि अवाम तो डिसीजन नहीं लेती ना, डिसीजन तो वो लेती है जब भी इलेक्शन आते हैं, वो जो डिसीजन लेती है उसमें वो निकलता नहीं, उस डब्बे में जो वोट जिसके लिए डालते हैं वो उसके लिए वोट नहीं निकलता, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि इस वक्त जो लोग बैठे होते हैं एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठे होते हैं लोग, डिसीजन मेकर्स तो वो है, डिसीजन तो वो लेते हैं। तो वो डिसीजन जिन लोगों ने लिए हैं पिछले 30 40 साल से, दैट मीन्स कि उनके डिसीजन ठीक नहीं थे। मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन व्हिच दे टुक वर रॉन्ग, दैट्स व्हाई आज हम इस सिचुएशन में पहुंचे हुए हैं। सो अवाम ने तो कोई नहीं लिया, अवाम तो बेचारी बैठ के उठे अपनी जो उसको हीट फेस करनी पड़ती है वो तो अवाम को करनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज people who are sitting in the corridors of power, they cannot make the right decision or they are not making the right decisions. So इसलिए उनके लिए तो परेशानी आएंगे। आप बिजली चोरी बंद नहीं करवा सकते, आप जनाब इधर रगड़ा दे रहे हैं हर बंदे को, ठीक है। आप यहाँ पे जनाब ओवर ठीक है, मतलब कि पॉलिसी साज आप हैं, मामला आप चलाते रहे हैं, कई दहाइयों से आप ही यहाँ पावर में रहे हैं, पॉलिसीज आप बनाते रहे, लेकिन आवाम को रिलीफ में बाद में जो इल्जाम तराशी है वो एक दूसरे पे जारी रहती है। अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद इसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इकॉनमी के हवाले से। इकॉनमी पाकिस्तान के सबसे बड़ा मसला है। आमिर गौरी साहब, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मसला इकॉनमी है। आज हमने देखा काबीना इजलास में भी उस पर बात हो रही है, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरी की डेवलपमेंट के हवाले से जो इजलास होता है वहाँ बैठे होते हैं, लेकिन मरकज़ी हुकूमत जब इकॉनमी के हवाले से बात करती है, जो कौमी मामला है उस पर बात करती है, वहाँ हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो क्या उनको जो छोटे मियाँ साहब है उनकी हुकूमत पर इस तरह से इत्मीनान नहीं है या उनको ऑन बोर्ड नहीं कर रहे उस तरह से? नहीं, मेरा ख्याल है आदिल, ये सारी की सारी जो है ये पॉलिटिकल आप समझिए उनकी प्लानिंग है, इस वजह से कि उन्हें ये पता है कि उनके जो छोटे भाई हैं वो वज़ीर आज़म रहना चाहते थे और उसी में रावलपिंडी की खुशी थी, तो उन्होंने उनको वहाँ बिठाया हुआ है। उन्होंने कहा कि ठीक है, गवर्नमेंट आप रखें ताकि ख़ानदान के ऊपर जो प्रॉब्लम चलती रही है वो उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, उस डेंजर को। और दूसरी तरफ से चूँकि उन्हें ये तो पता था अगर वो खुद इस्तीफ़ा आ जाते तो और बात थी, लेकिन उन्हें बहरहाल अपनी बेटी की जो उसका पॉलिटिकल फ्यूचर है उसको एस्टैब्लिश करना था, उसको नर्चर करना था, तो वो वहाँ बैठे हुए हैं। मतलब एज एमएनए कल कोई सवाल उठेंगे कि भाईजान अगर आप एमएनए के तौर पे इलेक्ट हुए हैं तो आप इस्लामाबाद तशरीफ क्यों नहीं लाते, ठीक है ना, फिर वो क्रिटिसिज्म फेस करेंगे। लेकिन अहम इजलासों में शिरकत भी नहीं की उन्होंने। अहम हो या गैर अहम हो आदिल, देखें ये बरतानिया के अंदर भी पॉलिटिक्स का जो है बहुत बड़ा एक तरह की ट्रेडिशन है कि वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं अगर वो अपनी सीट जीत भी जाएं तो वो हाउस के अंदर नहीं आते। हमने ये देखा था गॉर्डन ब्राउन की केस की सूरत में, बाद में डेविड कैमरून की सूरत में, और अब हो सकता है ऋषि सुनक जो हैं वो अपनी सीट जीते हैं लेकिन हो सकता है वो पार्लियामेंट के अंदर ना आए। एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है कि एक आदमी जो एक बड़ी पोजीशन होल्ड कर चुका होता है वो नहीं आता, थैंक यू वेरी मच, बट फिर उनको तनख्वाह लेनी बंद करनी चाहिए, ठीक है ना। वो कहें कि भाई मैं एमएनए का जो है वो किसी और को सीट दे देता हूँ और मैं बैठ के यहाँ चलाऊंगा। लेकिन वो जो आप वाली बात है ना, वो इस वक्त सिर्फ फोकस कर रहे हैं अगले इलेक्शन के लिए कि उस वक्त तक ऐसे एक्शन जो है वो उनकी बेटी की। अभी आपने बड़ी अच्छी ब्रिटिश पार्लियामान की एग्जांपल दी, लेकिन हमारे यहाँ तो फारूक लगारी साहब प्रेसिडेंट थे, उसके बाद रुकने कौमी असम्बली बने और काफ लीग के 17वें नायब सदर के तौर पर भी आगे पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये रवायत रही है। नहीं, हमारे यहाँ इससे भी अच्छी रवायात रही हैं कि आदमी जो प्राइम मिनिस्टर रहा है वो रिटायरमेंट के बाद जो है वो हॉकी फेडरेशन का सदर बन गया है, ठीक है ना। वो ये सारे लोग जो हैं वो एक सरकारी गाड़ी और सरकारी घर से आगे नहीं देखते, अपने आप से आगे नहीं देखते। लेकिन जो सीरियस बात है कि देखें जो इस वक्त, और ये मुबशर साहब को भी पता है और शुएब साहब को भी पता है और आपको भी पता है कि जो इस वक्त पुश एंड पुल है पॉलिटिक्स की, ठीक है ना, वो सैडली इतनी ज़्यादा बुरी तरह अफेक्टेड है कि अगर फ़र्ज़ किया ये हुकूमत जो है जो ये करना चाहती थी, ठीक है ना, अगर इनको ये पता होता, इवन इसके अंदर तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के मुक़्तदर अदारे हैं ना जो इलेक्शन के पीछे उन पे इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने मैनेज किए हैं, उनको भी ये पता नहीं था, मुझे लगता है कि उनको के स्ट्रीट जो है वो किस हद तक उनकी प्लानिंग के खिलाफ जा चुकी है।
और इसी वजह से वो जो परेशानी है उसके अंदर उसको समेटने के लिए मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को हुकूमत दी गई है वो खुद जो है वो अब भागे फिर रहे हैं फायर फाइटिंग में कि कुछ ऐसे काम कर दें कि वो अवाम जिसने उनको वोट नहीं डाला, अगर वो हुकूमती पैसा इस्तेमाल करते हुए उनके लिए कोई ऐसे काम कर दे जो नजर आए, जैसा रोटी की कीमत है। अब ये फेडरल और प्रोविंशियल हुकूमत के ये काम नहीं है कि रोटी की कीमतें कम कराए, वो पॉलिसीज बनाती है। पार्लियामेंट्स इस तरह के काम नहीं करती और इस तरह की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरह के काम नहीं करती कि रोटी और नलके और टूटियां और पानी और बिजली की कीमतें, ठीक है ना। अगर सारे अदारे अपने अपने काम कर रहे हों तो जो लोग, जो हुकूमतें हैं वो इससे बड़े काम करें, ठीक है ना, कि इकोनॉमी को फिक्स कैसे करना है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक लंबी ट्रेडिशन है फायर फाइटिंग की, तो जहां रोज आग लगती है ये सारे के सारे वहां पहुंच जाते हैं बयान देने के लिए। और आप देख लें कि सारा अब मतलब अगर फर्ज किया खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया हो जाता है, हादसा हो जाता है, और हमारे तो सैडली ये कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क को जो है ना उसकी हैसियत से ज़्यादा, उसकी मतलब जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हादसात मिले हैं पिछले 30-40 साल में, और उसके अंदर हमारा भी बड़ा रोल है। तो उस सूरत में जो अवाम है ना, यकीन करें डर इस चीज़ से लगता है, जो मेरा ख्याल है कि मैं और मुबशर जैसे लोग कहते हुए डरते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर ना कर दे इस सिचुएशन को कि कहीं लोग सड़कों पर निकल आएं। इस वजह से कि अब लोगों को पावर से, फोर्स से रोकना मुश्किल होगा, और उसी वजह से ये हुकूमत मुसलसल ऐसे काम कर रही है। और ये काम देखें, मैं आपको बताऊं छोटी सी बात बिफोर यू मूव अहेड, ये आज से कई साल पहले शहबाज शरीफ साहब को खुद मशवरा दिया गया था। उसमें मेरे जैसे लोग भी, दोस्त उनके जो हैं और दुश्मन जो मर्जी समझ लें, वो इन्होंने कहा था कि भाईजान बजाय लैपटॉप तकसीम करने के ना, ये बिजली का इशू बढ़ रहा है, तो आप ऐसे करें कि वो तमाम दुकानें जिनको रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं है उन्हें जो है वो सोलर पैनल्स और एक बैटरी जो है वो प्रोवाइड करें ताकि उनकी दुकानें बंद ना हो। उसी तरह जो छोटे घर हैं जहां सिर्फ पंखे लगे हुए और 2 बल्ब जलते हैं, उनको जो है जो कर्जे के बगैर, और ये हमने 2014 में 2015 मतलब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन चले अब इस तरह वो जा रहे हैं। कल उन्होंने कुछ ऐलानात किए हैं इस हवाले से, लेकिन आज जिस तरह काबीना इजलास में कह रहे थे कि अवाम चीख रही है, तो ये मामला किस तरफ बढ़ेंगे जनाब बैरिस्टर साहब? कौन कौन से महकमे, जिस तरह बात हो रही है वजारतें ख़त्म होने की, कौन कौन सी वजारतें आपको लगता है ख़त्म हो जानी चाहिए? क्योंकि KPK का एक फिगर कल मैं देख रहा था जनाब, 119 अरकान असम्बली के और 794 एहलकार वहाँ पर भर्ती किए हुए हैं। अच्छा, मैं उसमें आदिल एक थोड़ी सी राना मुबशर साहब ने बात की थी लास्ट सेगमेंट में, उस पर बात करूँगा, फिर मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा। उन्होंने कहा जनाब सारे जो पावर कॉरिडोर्स में लोग बैठे हुए हैं उनको बैठ के बात करनी चाहिए। मेरे भाई, जो इस्टेब्लिशमेंट के पास पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड सोशल अथॉरिटी है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। इसके साथ साथ जो हमारे जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड हमारे नुमाइंदे, उनके करतूत भी इस्टेब्लिशमेंट में देखे हुए हैं, फिर उनको भी पता है। अब इसका हल क्या है? आप जितनी मर्जी बातें कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आपने इस मुल्क को अगर चलाना है तो वो कानून और आइन के तहत चलाना है, और उसी वजह से लोगों का एतमाद बढ़ेगा। सबसे पहले तो इस मुल्क के लोगों का एतमाद इस मुल्क पे बढ़ेगा ना, इस मुल्क की स्टेट पे बढ़ेगा, इस मुल्क की हुकूमत पे बढ़ेगा, तो फिर एतमाद विद इन बढ़ेगा, तो फिर लोगों का भी एतमाद बढ़ेगा। अब जहाँ तक आप उस चीज़ का ताल्लुक कर रहे हैं, ये सारे बहुत मिनोज एक्ट हैं, किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, एडॉकिज्म पे चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं, बयानबाजी पे चीज़ें चल रही हैं। इस तरह तो आप एक कॉर्नर शॉप नहीं चला सकते, लेकिन आप चलाने की मुल्क कोशिश कर रहे हैं, और आपको किसी चीज़ का इदराक नहीं है कि एवरी पासिंग डे आपके लिए कितना नुकसानदेह है, और चीज़ें मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। अब कोई वैसे ही कोई सेक्शन ऑफिसर उनको आइडिया दे देता है, जी आवाम को आपने कोई लॉलीपॉप देना है तो ये दे दें या वो दे दें, कोई कंक्रीट आपके पास प्लानिंग नहीं है। और कोई बंदा, असल पॉइंट क्या है, जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी अथॉरिटी से एक इंच भी पीछे हटना नहीं चाहते। जो वो अथॉरिटी को एंजॉय कर रहे हैं उसके साथ वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे ना उसको, और वो मुल्क को चला किस तरह रहे हैं, अपनी जात को आगे रख के। ठीक है, मेरे साथ ये हुआ, तामीरी जो प्लानिंग है उसकी जरूरत। राना साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं बैरिस्टर साहब, मैं जरा थोड़ा सा आपको दोबारा रिपीट कर दूं वो चीज, मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा गलत समझ गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जितने बड़े लीडर्स हैं, नंबर 1, मैं ये कह रहा हूँ कि पिंडी के जो करता धरता है वो, मैं वही बात अपनी रिपीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जुडिशरी के, जब चाहे चीफ जस्टिस साहब हो या जजेस हो, सारे ये जब तक मिल के बैठ के नहीं बात करेंगे
और सारी चीजें एक एजेंडा जो है जॉट डाउन करके लिख के, ये नहीं कि हे वाए गुफ्तगू चलती रहे, उसे चाह पी के नहीं चले जाना। जब तक ये जॉट डाउन करके इश्यूज, उन पे एक एक इश्यू में 10 दिन लगते हैं, महीना लगता है, बैठ के बात नहीं करेंगे, उनका रिजल्ट्स नहीं निकालेंगे, ये सिचुएशन बन जाएगी, इशू बन जाएगा और ये बंद गली की तरफ हम चले जाएंगे। और मतलब कह रहे हैं कि बचने के लिए सब जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर इनको बैठना पड़ेगा, इसके बगैर मामला आगे चल नहीं सकते। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन आज के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।